मुगल का पतन होगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य के विघटन के पास भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगी, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन मुख्यतः 1707 से ही मतलब प्रारंभ हो जाता है, जिस समय औरंगजेब की मतलब क्या होती है, मृत्यु होती है। उसी समय से मतलब क्या होगा, मुगल साम्राज्य का मतलब पतन मतलब शुरुआत होता है। लेकिन पतन जो मुख्य रूप से पतन जो होता है 1750 के बाद मतलब आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात अनेक क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए। इन्हें निम्नलिखित उपसमूहों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। तो मुगल साम्राज्य का जब शुरू होगा तो क्या होगा, क्षेत्रीय राज्य का मतलब प्रसार होगा। होना स्वाभाविक है, जब केंद्रीय सत्ता जब मजबूत होगी तो आसपास में नए राज्यों का मतलब आपका उदय आपको देखने को मिलेगा। तो इन राज्यों के संस्थापक पुराने मुगल अधिकारी थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। इसीलिए इन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला जो मुगल साम्राज्य का जो पतन होगा उसके बाद सबसे पहला जो आएगा जिसको बोलेंगे उत्तराधिकारी राज्य। ये उत्तराधिकारी राज्य कौन थे, ये उत्तराधिकारी राज्य वो राज्य है जो कि मुगल साम्राज्य के मतलब क्या थे, अधिकारी थे। क्या थे, ये मुगल साम्राज्य के मतलब क्या थे, अधिकारी थे। और इनको मतलब मुख्य रूप से किसी प्रांत का गवर्नर बना के भेजा गया था, देखभाल करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब देखा से मुगल साम्राज्य अब रहा ही नहीं, तो इन्होंने अपने आप को बोला से मैं आज से स्वतंत्र हूं। ठीक है, ऐसे राज्य में जो सबसे पहला राज्य आएगा जो मुर्शिद कुली खान आएगा, सॉरी बंगाल राज्य आएगा। पहला राज्य कौन आएगा, बंगाल राज्य। अगर पूछेगा स्वतंत्र, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए, फाउंडेशन बैच है आपका, A to Z हिस्ट्री यहां से कवर होगा। ठीक है, एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम दीजिए। यूपीएससी का मैं लेवल यूपीएससी का रख रहा हूं, अब सारा स्टेट पीसेस में आपको काम आएगा, वनडे एग्जाम में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बंगाल जो था पहला राज्य जो बना, स्वतंत्र राज्य बना, जो कि उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत आता था। इसका संस्थापक जो था मुर्शिद कुली खान था, जो 1780 में बंगाल के दीवान के पद पे नियुक्त हुआ था। मुगलों को द्वारा नियुक्त किया गया था इसको बंगाल में दीवान के पद पे मुर्शिद कुली खान को 1780 में। परंतु की मृत्यु का फायदा उठाकर उसने बंगाल के सूबेदार का पद भी ग्रहण, अतः उसे नवाब कहे जाने लगा। शुरू में क्या बना था, शुरू में तो दीवान बना था 1780 में, लेकिन मुगल सत्ता जब कमजोर होती है तो खुद को मतलब क्या किया, तो खुद मतलब उसने मतलब फायदा उठाकर, ठीक है, मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर क्या होता है, सूबेदार बन जाता है। जब सूबेदार जब बन गया तो इसको नवाब कहे जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1780 नहीं 1708 होगा, इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये 1708 होगा, गलत है। ठीक है, 1708 होगा। ठीक है, 1727 में उसका उत्तराधिकारी जो होता है उसका दामाद जो बनता है सुजाउद्दीन, क्या बनता है, 1727 में उसका उत्तराधिकारी दामाद जो बनता है जिसका नाम था सुजाउद्दीन, जो कि 1727 से लेकर 1739 तक रहेगा। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनता है सरफराज खान, जो कि गिरिया के युद्ध में था। ठीक है, सरफराज खान को मारकर अलवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गद्दी प्राप्त कर लिया, 1756 ईस्वी तक शासन किया। तो बंगाल का नवाब का सही क्रम सजाने के लिए बीपीएससी बोल सकता था सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन होगा, आप लोग भी बोलिए, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र सरफराज खान, और सरफराज खान की हत्या कौन कर देगा, अलवर्दी खान कर देंगे 1740 ईस्वी में। और अलवर्दी खान गद्दी प्राप्त करेगा जो कि 1756 ईस्वी तक शासन करेगा। और उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनेगा, सिराजुद्दौला बनेगा, जिसके साथ मतलब कौन सी लड़ाई होगी, तो फर्स्ट वॉर ऑफ प्लासी होगी। ठीक है, प्लासी की प्रथम लड़ाई जो होगी किसके साथ होगी, सिराजुद्दौला के साथ होगी। ठीक है, तो आप इसको क्रम में सजा सकते हैं, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, दूसरा नंबर पे कौन होगा, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खान। सरफराज खान को मारकर अलवर्दी खान जो था मतलब क्या बना, उत्तराधिकार, अलवर्दी खान जो था अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे अलवर्दी खान 1756 ईस्वी तक रहेगा और 1756 में बैटल ऑफ प्लासी होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बंगाल से आपको इतना ही क्रम याद रखिए ना, काफी है। ठीक है, आगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते अवध आते हैं। अवध में आप देखोगे 1700, ये सारी घटना कब होगी, औरंगजेब के मरने के बाद ही होगी। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के सामने किसी की मुंह नहीं लगती थी, क्योंकि बहुत शक्तिशाली शासक था। अच्छा शासक, अच्छा तो नहीं, लेकिन शक्तिशाली शासक तो माना जाता था। ठीक है, अवध की बात करेंगे 1722 ईस्वी तक शहादत खान नामक मुगल वजीर ने इसे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। इन मुगलों के द्वारा अवध का वजीर नियुक्त किया गया था शहादत खान, जो कि अवध में मतलब क्या करता है कि स्वतंत्र मतलब राज्य की मतलब क्या करेगा, अब मतलब क्या करेगा, स्थापना करेगा। ठीक है, और 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण क्या था, मृत्यु होने का कारण ये था से मतलब क्या होता, 1739 में नादिर शाह जब मतलब भारत पे जब आक्रमण करता है, तो नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए
ठीक है, नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए इसी व्यक्ति ने आमंत्रित किया था, लेकिन नादिर शाह जब भारत पे आक्रमण कर देता उसके बाद बोलता सब तुम्हारे राज्य को भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे राज्य पे भी आक्रमण करेंगे। इस बात से शहादत खान काफी अधिक आहत हो जाता है और मतलब जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो शहादत खान ने आत्महत्या की थी किसके वजह से, तो नादिर शाह की वजह से। नादिर शाह वाज द यूरोप नेपोलियन ऑफ यूरोप। ठीक है, नादिर शाह जो था कहाँ का नेपोलियन था, यूरोप का नेपोलियन उसको कहते थे। ठीक है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो हुआ जिसका नाम था सफदरगंज। सफदरगंज जो था उसका उत्तराधिकारी था, उसे मुगल वजीर का पद मिला। अतः अवध के नवाब को नवाब वजीर कहे जाने लगा। ठीक है, तो अवध के नवाब को मतलब क्या कहे जाने लगा, नवाब वजीर कहे जाने लगा। सफदरगंज का उत्तराधिकारी जो था जिसका नाम था सुजाउदौला, जो कि बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया। तो सुराजुदौला जो होगा बंगाल से है, सुजाउदौला जो होगा मतलब कहां से होगा, तो अवध से होगा। ठीक है, दोनों के नाम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब चलते आगे, हैदराबाद चलते हैं। तो हैदराबाद में भी देखेंगे तो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था किन निजाम मुल्क था। निजाम मुल्क को किनकिलिच खान भी कहते थे, आसफ जा भी कहते थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। 1722 ईस्वी और 1724 के बीच मुगल वजीर के पद पर रहा, परंतु आगे वो असंतुष्ट होकर 1724 में हैदराबाद चला गया और वहां मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र राज्य मतलब बना लिया। ठीक है, तो तीन राज्य, ठीक है, बंगाल, अवध, ठीक है, और मतलब क्या था, हैदराबाद जो थे, जो कि मुगल उत्तराधिकारी के द्वारा ही मतलब यहाँ पे चीजों को मतलब किया जा रहा था, चलाया जा रहा था प्रांत के तौर पे। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे मुगलों के अधीन मतलब कार्य करते थे, लेकिन बाद में आपको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और अपना आप एक स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य का मतलब निर्माण करते हैं। तो ये सारे के अधिकारी जो थे कहीं ना कहीं से इनका जुड़ाव क्या था, मुगलों के साथ था। अब आते विद्रोही राज्य, आप देखेंगे। ठीक है, अब आते विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य में सबसे पहला राज्य जो होगा सिख राज्य होगा। ठीक है, सिख राज्य शुरू से ही मतलब विद्रोही राज्य की श्रेणी में गिने जाएंगे, क्योंकि सिखों ने मतलब मुगलों का जमकर मतलब क्या किया था, विरोध किया था। आप देखेंगे सिख पंथ, सिख पंथ गुरु नानक के द्वारा एक शांतिपूर्ण पंथ के रूप में स्थापित किया गया। इसने आरंभ से ही दो कारणों के सामूहिकता की भावना का मजबूत हुआ। एक जो था संगत लगाना और दूसरा जो था लंगर छकना। लंगर छकना का मतलब क्या होता है, सामूहिक रूप से भोजन करना। लंगर का मतलब क्या होता है, सामूहिक रूप से मतलब क्या होता है, भोजन करना। आप लोग भी कभी लंगर में गए होंगे तो आप देखे होंगे वहां पे क्या होता है, सामूहिक रूप से मतलब क्या किया जाता है, सभी लोग साथ में बैठकर मतलब क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो संगत लगाना और लंगर छकना जो है मतलब दोनों जो सिखिज्म से संबंध रखती है। आगे चल के मुगल सम्राट ने इसकी टकराहट हुई और फिर भी यह सैनिकरण की ओर मुड़ गया। आगे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करके सिख पंथ को एक मजबूत सैन्य संगठन में बदल दिया। प्रश्न पूछा जाएगा, किस सिख संत ने, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु ने सिखों को मतलब एक सैनिक के सैनिकरण की ओर मतलब मोड़ दिया, मतलब सैन्य संगठन के रूप में बदल दिया था, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परंतु न तो गुरु गोविंद सिंह और न ही उनके शिष्य बंदा बहादुर सिख राज्यों को स्थापित कर पाए। इन लोग, गुरु गोविंद सिंह ने भी सिख पंथ को स्थापित नहीं कर पाया, मतलब सिख साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाया। अब बंदा बहादुर भी सिख साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। सिख साम्राज्य को स्थापित कौन करेंगे, तो महाराणा रंजीत सिंह करेंगे, जो कि बहुत बाद में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे चल के 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध से उत्पन्न खालीपन को भरने के क्रम में 1764 में अमृतसर में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना हुई। आगे चल के रंजीत सिंह के अंतर्गत सिख राज्य भारत की प्रमुख शक्ति मतलब बन जाती है। ठीक है, तो 1764 में अमृतसर में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना होती है छोटे तौर पे। आगे चल के आप देखोगे तो रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में मतलब सिख राज्य क्या होता है, भारत की मतलब प्रमुख शक्ति मतलब बन जाती है। ठीक है, क्योंकि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी इसमें मतलब क्या हुआ था, तो इसमें आप देखोगे मुगल मतलब पूरी तरीके से 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हुआ था, मुगल बोलना हो क्या, मराठे भी मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। मुगल ऑलरेडी पहले से खत्म थे, तो मराठा भी प्रमुख शक्ति के रूप में मुगल का स्थान नहीं ग्रहण कर पाया। मुगल पहले से खत्म थे, फिर मराठा हो गया, तो इस गैप को भरने के लिए सिख राज्य आपको देखने को मिलेगा। मराठा राज्य भी मतलब क्या था, मुगलों को विद्रोही थे। ठीक है, तो मराठे महाराष्ट्र के जमींदार थे। उन्हें राज्य के रूप में संगठित करने का काम 1774 ईस्वी में शिवाजी ने किया। ठीक है, शिवाजी ने एक मराठा राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। उनके पेशवाओं के अधीन एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया। ठीक है, शिवाजी के बाद मतलब क्या हो गए, तो छत्रपति का जो टाइटल जो था, एक तरह से राजा का टाइटल होता था, और एक पेशवा का जो टाइटल होता था प्रधानमंत्री का टाइटल होता था। पेशवा के काल में सिख साम्राज्य काफी अधिक मतलब फैलेगा।
परंतु पेशवा बालाजी बाजीराव के काल तक, ठीक है, मराठा परिसंघ अस्तित्व में आ चुका था। इसके केंद्र में पूना का पेशवा था, ठीक है, इसके केंद्र में मतलब प्रशासन कहां से चलती थी, तो पूना से चलती थी। पेशवा कहां बैठता था, तो पूना में बैठता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तथा इसके अन्य घटक की बात करें, ग्वालियर के सिंधिया, होलकर इंदौर के, नागपुर, अब भोसले, बड़ौदा एवं गायकवाड़ थे, ये सारे के सारे संगठित थे। अगर पूछेंगे संपूर्ण मराठा राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, संघ के अंतर्गत कौन कौन आता था, तो देखेंगे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़, ये सारे के सारे स्वतंत्र थे। लेकिन मुख्य रूप से मतलब ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही मतलब क्या करते थे, शासन करते थे। जब भी अब सत्ता होती थी तब मराठा साम्राज्य को मजबूत करने की काम भी मतलब यह क्या करते थे, किया करते थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए जरूरी रहने वाला है, ठीक है। तो एक मराठा संघ को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किसने किया, तो वीर शिवाजी ने किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1774 में। उसके बाद जाट राज्य, जाट राज्य भी क्या था, तो मुगलों का विद्रोही था। जाट सामान्यतः किसान थे तथा दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि के, ठीक है, आसपास फैले हुए थे। उनके बीच कुछ महत्वाकांक्षी जमींदार भी थे। इन्हीं से एक जाट का नाम था गोकुल जाट। क्या नाम था, गोकुल जाट। गोकुल जाट ने 1667 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विद्रोह मतलब विरुद्ध मतलब क्या क्या विद्रोह किया, ठीक है, परंतु इस विद्रोह को मतलब दबा दिया गया। अब फिर 1685 में राजाराम जाट ने विद्रोह किया। इस विद्रोह भी कुछ कठिनाइयों के बावजूद मतलब दबा दिया गया, परंतु आगे चल के चूड़ामान जाट और बदन सिंह के अंतर्गत जाट राज्य की स्थापना हो गई। तो जाट राज्य का स्थापना करने का श्रेय की बात करेंगे किसे जाएगा, तो चूड़ामान जाट को और बदन सिंह को जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जाट लोग इतने मतलब डेंजरस हो चुके थे, इन्होंने मतलब क्या किया था, सिकंदरा में जो अकबर का जो कब्र जो था, अकबर के कब्र को मतलब खोद डाला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये भी, ठीक है। तो इन लोगों ने ऐसा काम किया था। तो यहाँ पे मैंने क्या कुछ बोले क्या, जाट ने जब विद्रोह किया, ठीक है, जाट ने जब विद्रोह किया तो मुगलों के द्वारा विद्रोह को बार बार जब दबा दिया रहा था, तो जाट और मुगल संघर्ष जब कायम हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में बात करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में मतलब एक बार एक घटना घटती है। अकबर का जो मकबरा जो है सिकंदरा में, ठीक है, उन्होंने मतलब मकबरा को ही मतलब खून डाला था, उसका संगमरमर वगैरह सारा मतलब हटा दिया था गुस्सा में, ठीक है। अब आते अफगान। अफगान भी मतलब क्या था, विद्रोही राज्य थे। रुहेला राज्य की स्थापना अवध के उत्तर में रुहेला अफगानों के द्वारा की गई। इस राज्य से जुड़े कुछ लोग, ठीक है, महत्वपूर्ण रुहेला सरदार नजीबुद्दौला और हाफिज अहमद खान थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका खत्म करने का काम करता है, रुहेला को खत्म करने का काम करता है शुजाउद्दौला करता है, ठीक है, रुहेला का तो वही करता है। तो ये मतलब क्या था, विद्रोही राज्य था। अगर बोलेगा मुगलों का विद्रोही राज्य में कौन कौन आएगा, तो क्या बताएंगे, सिख राज, मराठा राज, जाट राज और अफगान राज, ठीक है। मुगलों के मतलब उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन आएगा, बंगाल आएगा, अवध आएगा, ठीक है, और आपका क्या है, हैदराबाद आएगा। मतलब इन लोगों का जो राज्य का जो स्थापना किया, इनका संबंध कहीं ना कहीं किससे था, तो मुगलों से संबंध पहले से था। मुगल अधिकारी के द्वारा ही मतलब क्या किया गया था, विद्रोह करके मुगल राज्य की स्थापना की गई थी, मतलब अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अब आते ऐसे राज्य जो कि मुगलों के पतन के बाद स्थापित हुए, लेकिन इनका संपर्क मुगल से उतना नहीं था, ये मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर थे। इसमें जो सबसे पहला राज्य जो निकल कर आएगा, मैसूर आएगा, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था और ओडेयार वंश का शासन था। विजयनगर साम्राज्य आप लोग जानते हैं समाप्ति होती है, तालीकोटा का युद्ध कब होता, 1565 में, 1565 है ना, तालीकोटा की लड़ाई। उसके बाद वहां पे वेडयार वंश के शासन को फिर से स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन यही से परंतु एक सैनिक कमांडर हैदर अली ने सत्ता छीन ली और हैदर अली तथा उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के अधीन एक शक्तिशाली मैसूर राज्य की मतलब क्या की गई, तो स्थापना की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कालीकट, तो कालीकट में जमोरिन की सत्ता स्थापित थी और यह राज्य विदेश राज्य के लिए मतलब क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कालीकट में जानते हैं जमोरिन की सत्ता स्थापित थी 1498 में, जब यहाँ पे जब आता है, ठीक है, कौन आता है, क्या नाम है, वास्को डी वास्को गामा डी जब गामा। आता था उस समय बिल्कुल जमोरिन का शासन रहता है। लेकिन जमोरिन के मतलब क्या कह सकते हैं, उनके ही मतलब शासन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जमोरिन ही था, मतलब उसके वंशज जी। हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं त्रावणकोर में आते हैं। तो केरल क्षेत्र में त्रावणकोर, ठीक है, मार्तंड वर्मा एवं राजा वर्मा के अधीन एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मर्तांड वर्मा को श्रेय जाता है कि उसने डचों को पराजित करके भारत से बाहर मतलब क्या किया था, खदेड़ दिया था। तो त्रावणकोर भी जाता है केरल में। तो ये सारे स्वतंत्र राज्य मतलब बने थे मुगलों को मतलब सत्ता कमजोर होने की वजह से।
अब चलेंगे 18वीं शताब्दी का विवाद का क्या कारण था, 18वीं शताब्दी का विवाद का क्या क्या कारण था, इसको लेकर थोड़ा प्रश्नों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मैं इंडक्शन बंद कर दूं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, टफ तो नहीं लग रही है? नो सर। चलिए ठीक है, आप नो सर, देखेंगे। टफ नहीं है। चलिए बहुत सुंदर, 18वीं शताब्दी के विवाद का कुछ कारण है, उसको बारे में समझेंगे। देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इस युग को अंधकार युग के रूप में चित्रित करने का आधार। अब यहाँ पे देखेंगे इस युग को मतलब क्या किया गया, अंधकार युग के रूप में चित्रित करने का आधार की बात करेंगे तो देखेंगे इस अवधि में 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसे आर्थिक विघटन का काल भी कहा जाता है, ठीक है। परंतु अंधकार युग की अवधारणा को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया, ठीक है। अब क्या क्या था यहाँ पे, अंधकार युग। अंधकार युग का मतलब ये था कि ऐसा युग जहाँ पे लोगों का बौद्धिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। वो दुनिया के चीजों से अवगत नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों से मतलब क्या है, वो चीजों को मतलब वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। यद्यपि मुगल साम्राज्य विघटित हो रहा था, परंतु उत्तराधिकारी राज्य और साथ ही साथ अन्य राज्य अपने पर संबंधित राज्य क्षेत्र में कुशल सरदार प्रदान कर रहे थे। भले ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुगलों के उत्तराधिकारी तो प्रशासन को संभाल रहा था ना, ठीक है। कहीं ना कहीं से मुगल के उत्तराधिकारी हो जाएंगे, भले ही कमजोर हो गए थे, लेकिन उनके जो अधिकारी वगैरह थे तो जगह जगह पे चीजें चल रही थी, ठीक है। प्रांतीय राज्य का विघटन हो, प्रांतीय राज्य का मतलब केंद्रीय सत्ता के विघटन के बाद प्रांतीय राज्य का गठन हो रहा था, जैसे आपने बंगाल में देखा, आपने हैदराबाद में देखा, अपने अवध में देखा, ठीक है। यहां तक कि आर्थिक मोर्चे पर इसे निम्नलिखित कारणों से विघटन काल के रूप में नहीं देखना चाहिए। यूरोपीय कंपनियों की भूमिका के कारण व्यापार का विस्तार हुआ था और नकदी फसलों के मतलब क्या होता है, उत्पादन में भी आपको विस्तार आपको देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न, मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर भारत को एक वैकल्पिक साम्राज्य देने में क्यों विफल रहा है। जैसे मैंने आपको देखिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं शुरू में बोला था ये क्लास हमारा पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है। हम फाउंडेशन बेस लेकर आए हैं, तो हम अलग से पीटी नहीं करवा सकते, अलग से मेंस नहीं करवा सकते, क्योंकि हम अकेले हैं। तो इसलिए इस क्लास में मैंने पीटी और मेंस दोनों का मतलब इंक्लूड कर दिया है, इसलिए हमारा सिलेबस भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पीटी के जो प्रश्न जो बनते ऊपर बता दिया, अब थोड़ा नीचे देखेंगे मेंस का, फिर पीटी फिर मेंस चलेंगे, ठीक है। हमने बताया जी सर। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के समय हो गया था 1707 के समय में, ठीक है। लेकिन उस समय जो मुगलों के अलावा, ठीक है, जो सबसे बड़ा शक्ति जो था कौन था, मराठे थे। मुगलों के पतन में मराठों का बहुत ही बड़ा हाथ था, क्योंकि मुगल हमेशा मराठों से उलझते रहे और दक्कन में ऐसे उलझे से मराठा की वजह से मतलब मुगल का पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, पतन हो गया। मतलब मुगल को मतलब कमजोर करने का काम किसने किया, मराठा ने किया। तो यहाँ पे तो प्रश्न बनता है, से मुगलों को कमजोर करने का काम मराठा ने किया, तो जाहिर सी बात है सत्ता का ट्रांसफर मराठों के पास चला जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मराठा जो थे 1761 के पानीपत की लड़ाई में, तृतीय लड़ाई में बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। अब मुगल का मतलब वो आधार नहीं बन पाए, इसका क्या रीजन था, इस पे मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम जरा करते हैं। तो देखेंगे मराठा राज्य का दक्षिण भारत में, मराठा राज्य का दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर तेजी से विस्तार हुआ। एक समय ऐसा है कि यह एक अखिल भारतीय आकार लेता प्रतीत हो रहा था, फिर भी ऐसा लगने लगा कि यह मुगल साम्राज्य का विकल्प दे सकेगा। सभी को लगने लगा से अखिल भारतीय राज्य बन रहा है, क्योंकि काफी विस्तार हो रहा था तेजी से, तो लोगों को लगने लगा सो हो ना हो मुगल साम्राज्य का जब पतन होगा तो संपूर्ण भारत में मराठा राज्य ही जो बनेगा वो एक तरह से मतलब क्या करेगा, विकल्प दे सकता है मुगलों का। परंतु अपनी संस्थागत कमजोरी या संस्थागत दुर्बलता या नीतिगत कमियों के कारण ये साम्राज्य बनाने में विफल होगा, ये साम्राज्य बना नहीं पाया, ठीक है। इसको निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है, क्या रीजन था जो ये साम्राज्य नहीं बना पाया, तो इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो मराठा परिसंघ का सामंती चरित्र, ठीक है। मराठा परिसंघ के केंद्र में पेशवा था, केंद्र में कौन होता था, पेशवा होता था, ठीक है। इसके इर्द गिर्द अन्य घटक में सिंधिया था, ऊपर बता चुका, उसी को गोखले था, होलकर था, गायकवाड़ थे। ये सब किसके, मराठा परिसंघ के अंतर्गत आते थे, ये सारे स्वतंत्र थे। लेकिन जब केंद्रीय बात आती थी तो मराठा परिसंघ के अंतर्गत आते थे। जो सबसे प्रमुख जो होता था वो कौन होता था, पेशवा होता था। पेशवा इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धीरे धीरे इनकी शक्ति में महत्वाकांक्षी बढ़ती गई तथा केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ने लगे। अब मान लीजिए हमको सपोर्ट करने के लिए सिंधिया है, हमको सपोर्ट करने के लिए मान लीजिए गोखले है, होलकर है, गायकवाड़ है,
लेकिन बाद में जाके इनका अपना इसमें मतलब क्या हो जाएगा, अपना इनका इसमें लालच छिपा होगा, तो ये हमको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, तो केंद्रीय शक्ति अपने आप क्या बनेगी, कमजोर बनेगी। कमजोर हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या था, वित्तीय आधार, मतलब साम्राज्य का वित्तीय आधार क्या हो गया, तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। क्योंकि मराठा राज्य का वित्तीय आधार कमजोर था, इसलिए अतिरिक्त आमदनी के लिए चौथा सदस्यमुखी पर निर्भर हो गया। इस कारण मराठा राज्य का चरित्र सैनिक एवं सामंती हो गया। और चौथा सदस्यमुखी क्या थे, तो चौथ की बात करेंगे तो चौथ जो था एक सदस्यमुखी, दो प्रकार के टैक्स थे, एक 25% था, 1/4 लिया जाता था, और एक 1/10 लिया जाता था, ठीक है। पड़ोसी राज्यों से लिया जी। जाता था, जिसको मित्र राज्य कहा जाता था। अगर जो चौथ सदस्यमुखी देने से इनकार करते थे, उनपे मतलब हमला कर दिया जाता था। इस वजह से भी बहुत सारे जो मित्र राष्ट्र थे, जो पड़ोसी राज्य थे, जो कि मराठों से मतलब क्या रहते थे, नाखुश रहते थे। यही रीजन से जी। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का समर्थन बहुत सारे राज्यों ने करने से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मना कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या था, मराठा राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों का प्रोत्साहन नहीं, ठीक है। अब आर्थिक गतिविधियों का जी। इन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया। मान लीजिए इनके पास समुद्र समुद्र तो था, ठीक है, गंगा तुंगभद्रा का भी क्षेत्र था, गंगा दोआब का भी क्षेत्र था, लेकिन इन्होंने मतलब क्या किया, कृषि विकास में कभी भी रुचि नहीं दिखाई, ठीक है। मराठा कभी भी कृषि विकास में रुचि नहीं दिखाई। रीजन क्या था, ये मतलब कहां से आए, दक्कन के क्षेत्र से आए थे, और दक्कन का क्षेत्र का भूमि क्या था, बंजर था। अब कोई व्यक्ति को मान लीजिए अफ्रीका, कोई व्यक्ति मतलब ऐसा जगह पे रहता है, ठीक है, जो कि मतलब भूमि ही बंजर है वहां पे, तो इनको कृषि करने का कभी हैबिट ही नहीं था। जी। महाराष्ट्र के दक्कन के क्षेत्रों में कृषि नहीं हो सकती थी, लेकिन जब इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, तो उनको ऐसे क्षेत्र भी मिले जो कि नदी वाले क्षेत्र थे, दोआब वाले क्षेत्र थे, लेकिन इनकी प्रकृति क्या थी, खेती नहीं करने का, तो इन्होंने कहीं भी खेती किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, रोमन साम्राज्य की तरह मराठा साम्राज्य भी बाहर से प्राप्त धन पे निर्भर बना रहा। ये पूरी तरीके डिपेंड किस पे थे, चौथा सदस्यमुखी पे डिपेंड थे। जो राज्य चौथा जी। सदस्यमुखी नहीं देते थे, उनपे क्या करते थे, हमला कर देते थे। रहने देते थे। जी। राज्यों को सही से बदला लेने का मौका कब मिल गया, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मिल गया, जब इन्होंने मदद करने से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मना बहुत कर सारे दिया। राज्यों ने मतलब किसे हेल्प किया, तो बहुत सारे राज्यों ने किसे हेल्प किया, तो बहुत सारे राज्यों की आप देखेंगे तो क्या नाम था, अहमद साहब अब्दाली को सपोर्ट किया, ठीक है। शहादत खान की बात करेंगे तो शहादत खान ने भी अहमद साहब अब्दाली को सपोर्ट किया था मराठों के खिलाफ, ठीक है। तो बहुत सारे जी। राज्य जो थे मराठों से नाराज थे, इस वजह से उन्होंने अहमद साहब अब्दाली को सपोर्ट किया। ये सबसे बड़ा रीजन निकल कर आया, जो कि मराठे पानीपत की लड़ाई में एक बहुत बड़ा व्यापक और बहुत बड़ा सेना होने के बावजूद भी मतलब क्या हो गए, तो पराजित हो गए, ठीक है। हाँ। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, इसने तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब एवं गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ भूभाग पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर कृषि के विकास में रुचि नहीं दिखाई, ठीक है। संकट के जी। समय मराठा सरदार संयुक्त मोर्चे बनाने में विफल है। इसका ज्वलंत उदाहरण है पानीपत का तृतीय, जो बात मैंने आपको बता दिया। संयुक्त मोर्चा बनाने में मतलब अगर मान लीजिए पानीपत के तृतीय लड़ाई लड़ रही, तो जितने भी राजा थे सबसे मदद मांगी जाती। राजाओं से तो मदद मांगा गया, लेकिन राजाओं ने मतलब मदद करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इनकार कर दिया। रीजन क्या था, सिंपल रीजन था, आप चौथा सदस्यमुखी नहीं देने के वजह से ये लोग मैंने इतना मतलब निर्दयी थे, मतलब निर्दयी की तरह व्यवहार करते थे, से राज्यों पे आक्रमण कर देते। एक कोई राज्य का एग्जाम्पल था जहां पे चौथ सदस्यमुखी नहीं देने की वजह से उसके मंदिर का सोना का परत जो था वो तक उखाड़ लिया गया था। किसका था, जी। मराठों ने तो किया था ऐसा, आई थिंक। पैसे की जरूरत थी, पैसे नहीं थे, तो परत जो था सोना का चढ़ाया हुआ था उसको उखाड़ लिया गया था। अब आते एक और भी प्रश्न है इसी से रिलेटेड। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार, ठीक है, ग्रसित था। देखेंगे, अब यहाँ पे बोला सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी के भारत, ठीक है, विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। इसको जरा समझते हैं। इसको 150 शब्दों में लिखना है। क्या आप इस कथन से सहमत है, तो देखेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत के राजनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण लक्षण था बहुराष्ट्रीय व्यवस्था का उद्भव। वह एक काल था जब शक्तिशाली मुगल साम्राज्य विघटित हो रहे थे 18वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 18वीं 1750 के बाद की बात करेंगे, तो मुगल साम्राज्य विघटित हो चुके थे और अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों के हम दो समूहों में बांट के देखते हैं, एक उत्तराधिकारी राज्य और दूसरा था विद्रोही शक्तियों के द्वारा स्थापित राज्य। ये क्वेश्चन बता दी चुका उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन। अभी आप लोग बताइए उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन राज्य होगा। एक भी राज्य का नाम बताइए जो उत्तराधिकारी राज्य में होगा। अभी जश्व अवध हो जाएगा, ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य में, ठीक है। हैदराबाद हो जाएगा उत्तराधिकारी बंगाल। राज्य में। बंगाल हो जाएगा बंगाल उत्तराधिकारी हो राज्य गया। में। तो क्या इसमें दिखना है, हाँ? तो यहाँ पे देखेंगे दो समूह, एक पहला विद्रोही राज्य में,
विद्रोही राज्य में कौन कौन हो जाएगा? तो विद्रोही राज्य में आपका हो जाएगा, जाटों के द्वारा राज्य जो स्थापित किया गया, ऊपर पढ़े है ना अभी बहुत सारा राज्य के बारे में। जी सर, अफगान भी। अवध हो जाएगा, सॉरी अवध नहीं, सॉरी विद्रोही राज्य में कहा जाट के द्वारा स्थापित। सिख राज्य पहले ले लीजिए, ठीक है, मराठा राज्य ले लीजिए, जाट राज्य ले लीजिए, अफगान ले लीजिए, ये सारे के सारे विद्रोही जी राज्य थे। ठीक है, पहले हम अवध जी बंगाल और हैदराबाद जैसे राज्यों की गणना कर सकते हैं। ये राज्य स्वयं मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए बंगाल मुर्शिद कुली खान मुगल के ही अधिकारी थे ना। अवध में क्या था, शहादत खान जो था मुगल के अधिकारी थे। हैदराबाद में निजाम मुल्क जो जी था क्या मुगल के मतलब वजीर नियुक्त किए गए थे। इन लोगों ने मतलब विद्रोह करके अपना राज्य बना लिया। बाकी एक राज्य था जो शुरू से ही मुगलों का विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। जैसे बात के विद्रोही राज्य में हम सिख राज्य को लेते हैं, मराठा राज्य को लेते हैं, जाट राज्य को लेते हैं, अफगान राज्य की गणना करते हैं। देखिए पढ़ाने का मैंने एक ऐसा तरीका निकाला, आपको ऊपर में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ, नीचे में मेंस का प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से लिख जी सके। सर। इन राज्यों की स्वतंत्रता के बाद मुगल साम्राज्य महज नाम मात्र का रह गया था, उनकी वास्तविकता संप्रभुता समाप्त हो चुकी थी। सबसे बढ़कर इन राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्य थी। वैमनस्य मतलब दुश्मनी, ठीक है। इसका लाभ ब्रिटिश कंपनियों ने उठाया, अपितु उनके बीच व्याप्त अनेकता का फायदा उठाते हुए कंपनी ने अपने आप को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। इनमें बहुत अधिक खामियां थी, दिन भर लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। इन सब का फायदा किसे मिला? तो इन सब का फायदा मतलब क्या मिला? तो ब्रिटिश साम्राज्य को मिला, ठीक है। इस प्रकार उपयुक्त आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था, ठीक है, बिल्कुल था इसमें, ठीक है, विखंडित जी राजतंत्र, सर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। अब अफ्रीका नहीं पढ़ना है आपको, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जर्मेनिक ट्राइब्स है, ठीक है, रशिया अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि खोज वगैरह जो है, जो कि नाविकों के द्वारा जो खोजा गया, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या रहेगी? जरूरी रहेगी, ठीक है। हमने बहुत ही वैकल्पिक तरीके का एक प्रोग्राम मतलब आप लोग के लिए तैयार किया है, जो कि ऊपर में पिन किया हुआ है, ठीक है। फाउंडेशन बैच आप क्लिक करेंगे पिन पे, तो सबसे पहला मिलेगा, वही क्लास का रूटीन है, ठीक है। उसी को सभी लोग फॉलो करेंगे, आपका फाउंडेशन की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के जी सर। उत्तरार्ध की बात करेंगे तो इस काल की विशेषता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की गतिविधियां, उनका आपस में तथा भारतीय राज्यों के साथ संबंध तथा ब्रिटिश कंपनियां का व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में ढलना। ब्रिटिश कंपनियां व्यापारिक कंपनियां थी, जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे वह किसमें परिवर्तित हो गई थी? राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का मतलब ये था, जो मुख्य रूप से अपना सैन्य सेना भी रखने लगे। क्या रखने लगे? अपना सेना रखने लगे। और भारत में मतलब क्या करने लगे? राजनीति करने लगे। दो दो राज्यों को आपस में मतलब क्या लगने लगे? लड़ाने लगे। और इस प्रकार से उनकी मतलब व्यवस्था यहाँ पे चली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली कंपनियां। सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनियां आई थी? सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियां आई थी, क्योंकि पुर्तगालियों ने भारत में वैकल्पिक मार्ग खोजा। वैकल्पिक मार्ग खोजने का रीजन क्या था? ठीक है, क्या पुर्तगाली ने भारत भुला चुका था? इफ इंडिया इज लॉस्ट, तो पुर्तगाली को ढूंढना पड़ा? नहीं, भारत पहले से नहीं भुला था। हम लोग से अरबों से बात करेंगे तो व्यापार हम लोग का पुर्तगाली के खोजने से हजारों वर्ष पहले से हो रहा था। हमारा व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था, जो कि इनसे हजारों वर्ष पहले से होता था। लेकिन दिक्कत क्या था? व्यापार जो होता था कस्तुतुनिया को होकर होता था, तुर्की को लेकर होकर, कस्टनपोल को लेकर होता था। उस पे 1453 ईस्वी में क्या होता है, उस पे 1453 ईस्वी में जो क्रूसेड जो होता है, धर्म युद्ध होता है, तो उस पे अरबों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। और जब अरबों का अधिकार हो जाता है, तो ये तुर्की वाला रोड जो था, तुर्की वाला जो रास्ता जो था भारत के साथ व्यापार करने का, अरब बोल देते थे हम इस रास्ते से तुमको व्यापार नहीं करने देंगे। इस बात से यूरोपियन लोगों को लगता है व्यापार करने का क्या रास्ता निकाला जाए, ठीक है, क्योंकि व्यापार का जो मार्ग जो था तुर्की जिससे होकर जो भारत में जो आता, उस मार्ग को बंद कर दिया गया। तब ये लोग क्या करेंगे? वैकल्पिक मार्ग की खोज करेंगे। और इसी के पश्चात मतलब देखेंगे भारत में मतलब इन्होंने व्यापार का विस्तार किया। और सर्वप्रथम उन्होंने कोच्चि केरल में एक किला बनवाया। अब 1505 ईस्वी में गवर्नर का पद स्थापित किया। पहला गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर अल्मीडा जो था पहला गवर्नर बना। उसी का उत्तराधिकारी जो था अल्बुकर्क बनता है। और अलवुकर था अल्बुकर्क को जी। क्या बोलते हैं? अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक बोलते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का, ठीक है। लेकिन पहला जी। गवर्नर कौन था? अल्मेडा ही था, जिसने ब्लू वाटर अलमीरा। पॉलिसी मतलब शुरू किया। उसको 3G पॉलिसी भी करते हैं। एक होता है गोल्ड होता है, एक होता है ग्लोरी होता है, एक जिसे क्या होता है,
एक जी से और भी कुछ होता है, 3G पॉलिसी भी अल्मीडा ने लेकर आया था, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। तो अल्मीडा जो था पहला गवर्नर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो उसका उत्तराधिकारी अल्बुकर्क होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 1509 ईस्वी में पुर्तगाली ने होमरूज पे, ओमरूज नहीं होगा, होमरूज पे कब्जा कर लिया। अब 1510 ईस्वी में उसने गोवा को भी जीत लिया। होमरूज पे जब कब्जा कर लिया तो होमरूज जो था, होमरूज जल संधि जो था, ये कहाँ पे है, तो आपको देखेंगे ओमान की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अगर करने की वजह से पूरी तरीके से, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, जो ट्रेड वगैरह जो होता था उस पे मतलब कंट्रोल हो गया पुर्तगालियों का, ठीक है। अब 1510 ईस्वी में गोवा को भी इन्होंने जीत लिया। उन्होंने भटकल नामक स्थान पे किले बनवाए। पुर्तगीज ने होमरूज से लेकर मलक्का तक बड़े समुद्रिक साम्राज्य की स्थापना की तथा इसे नाम दिया एस्टाडो डे इंडिया। मतलब इसकी जो कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी का नाम इन्होंने क्या दिया, तो एस्टाडो डे इंडिया का कंपनी का नाम दिया, ठीक है। सबसे बढ़कर पुर्तगीज ने एशिया में खुले समुद्र नीति का उल्लंघन किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खुला समुद्र नीति का उल्लंघन करने का मतलब यह है इनकी जो सामुद्रिक शक्ति जो थी, इनकी नेवी जो थी अच्छी थी, इसलिए इन्होंने समुद्र पे मतलब क्या कर लिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इन्होंने खुले शक्ति के तौर पे मतलब क्या किया, इसका मतलब खुले समुद्र की नीति थी जो कि मतलब कोई भी व्यापार कर सकता था, उनका विरोध किया। समुद्र पे मतलब इन्होंने एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की, किसने, तो पुर्तगीज ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको। जी सर। और नई व्यवस्था कायम कर दी जिसे काटेज पट्टी का नाम दिया गया। पुर्तगीज की मुख्य रुचि मसाला व्यापार में थी, ठीक है। काटेज पद्धति क्या होता था, ठीक है, काटेज पद्धति का मतलब यही होता था, आपके गली से हम गुजरेंगे तो उसके बदले में, ठीक है, आपको कुछ देना पड़ेगा। तो काटेज पद्धति ये थी, जी समुद्र पे पूरी तरीके से इनका कंट्रोल था। और कोई भी समुद्री नाव या फिर समुद्री जहाज अगर जाता था तो उससे पुर्तगाली मतलब क्या करते थे, टोल टैक्स लेते थे, ठीक है, टोल टैक्स लेते थे। अभी भी आप सड़क से गुजरेंगे, नेशनल हाईवे से जाएंगे तो आपको गाड़ी के रोक के आपको टोल टैक्स देना पड़ता था। जस्ट टोल टैक्स जो था इनका था। और ये मतलब समुद्र में मगरमच्छ थे, इतने ज्यादा मजबूत हो चुके थे, मुगल शासक अकबर को भी टोल टैक्स देना पड़ा था, ठीक है। भारत के जी शासक अकबर को टोल टैक्स देना पड़ा था पुर्तगालियों को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ज्यादा ये काटेज पद्धति अगर भी कभी भी पूछेगा तो समुद्र में लिए जाने वाला एक प्रकार का शुल्क था जो कि पुर्तगाली वसूलते थे। और उनके बदले में प्रॉमिस क्या करते थे, समुद्र में हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ठीक है। जी अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद डच एवं ब्रिटिश शक्ति की बात देखेंगे तो जब 17वीं शताब्दी के आरंभ में डच एवं ब्रिटिश का आगमन हुआ तो पुर्तगीजों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि अब इनको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि डच भी कहेंगे हम भी व्यापार करेंगे, ब्रिटिश कहेगा नहीं नहीं हम भी व्यापार करेंगे, तो एकाधिकार शक्ति तो इनका क्या होगा, समाप्त होगा। नहीं, क्योंकि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आपका होगा, अब क्या होगा, तो अब जो होगा क्या होगा, उसको कंपटीशन होगा, ठीक है। जी डच की तरफ ब्रिटिश कंपनी भी मसाला व्यापार में उद्देश्य से आई थी, ठीक है। बाद में ब्रिटिश और डच कंपनी के बीच में लंबा संघर्ष चला, ठीक है। मसाला व्यापार में खास करके मतलब ये काला मिर्च का क्या बोलते थे, गोल मिर्च का मतलब व्यापार काली करते मिर्च। थे, जिसको काली मिर्च बोलते थे। वास्को डी गामा जब यहाँ से व्यापार करके गया था उसको 28 गुना फायदा हुआ था। रीजन नहीं, क्या था, 7 गुना। 60 गुना, सॉरी 60 गुना जो भी हो, ठीक है, 60 गुना का प्रॉफिट हुआ था। रीजन क्या था, अब यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, यूरोप में आप जाएंगे तो वहां पे साल के 7 से 8 महीना बर्फ से ढका हुआ रहता है। जब बर्फ से ढका हुआ प्रदेश रहता है तो वहां पे खेती तो हो नहीं सकती है। तो लोग ज्यादातर वहां पे क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, क्या होंगे, लोग हाँ ज्यादातर वहां पे क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, क्योंकि शाकाहारी लोग कम ही मिलेंगे, क्योंकि खेती नहीं होती है ना, क्योंकि बर्फ से जी ढका हुआ भूमि आप खेती कैसे रखोगे। तो ऐसे कंडीशन में मांस खाने के लोग आदि थे। और जब उन्होंने काली मिर्च का जब मांस के साथ मिक्स करके जब वो पकाया तो उनको काफी टेस्टी लगा। तो यूरोप में, पूरे यूरोप जी में काली मिर्च का डिमांड जो था काफी अधिक बढ़ गया। इसीलिए जो यूरोपियन कंपनियां जो थी वो क्या करती थी, काली मिर्च का मतलब व्यापार करती थी। 1622 तक होमरूज का क्षेत्र पुर्तगीज ने छीन लिया। फिर होमरूज को लेकर बंगाल की खाड़ी तक का व्यापार पर उनका कब्जा हो गया, जबकि बंगाल की खाड़ी से मलक्का तक के व्यापार पर डचों का नियंत्रण रहा। ये कंपनियां नई पीढ़ी की कंपनियां थी, इनकी पहचान ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में की जाती है, ठीक है। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे तो डच कंपनी जो थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। रीजन क्या था, ये किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं थी, इसमें बहुत सारे लोगों का मतलब कनेक्शन था, बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट था, इसलिए ज्वाइंट कंपनी के रूप में जानते थे, ठीक है। आधुनिक प्रकार की कंपनियां की बात करेंगे तो सबसे पहले आधुनिक प्रकार की कंपनियां डचों ने स्थापित की थी। इसीलिए मतलब इनका प्रबंधन भी था, इनका मतलब प्लानिंग भी था, वो भी मतलब किस तरीके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो भी मतलब क्या होता था, प्रोफेशनल के तौर पे होता था, ठीक है। जहां पुर्तगाली कंपनी की मुख्य रुचि व्यापार में थी, वही डच कंपनी का भारत में सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्र के
में थी, ठीक है। तो ये मतलब पूरी तरीके से आप देखोगे तो ये मतलब क्या था, पूरी तरीके से इनका जो व्यापार जो होता था किसमें नहीं होता था, तो मुख्य रूप से व्यापार जो था काली मिर्च का नहीं करते थे, मसाले का नहीं करते थे, मुख्य रूप से व्यापार करते कपड़े के करते थे। अगर पूछ देगा इनमें से किस कंपनी का व्यापारिक इंटरेस्ट, ठीक है, मसालों में नहीं था, डच का नहीं था, क्योंकि कपड़ों के डच करते थे, का। वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र, सॉरी सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र के। दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूरोप का एक बड़ा बाजार कायम किया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश एवं डच कंपनियां नील, अफीम, सोरा आदि का भी निर्यात करती थी, नील का भी करती थी, क्योंकि कपड़ा को रंगने के लिए यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था। बात के अफीम का भी करती थी, क्योंकि अफीम भारत से उपजाते थे, कहाँ जाके बेचते थे, चीन में जाके बेचते थे, इसलिए चीन में कौन सा ईड होगा, अफीम वार होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका सोरा का व्यापार करती थी कि सोरा से बारूद बनता था, ठीक है। अब बारूद का प्रयोग किसमें, युद्ध भूमि में होता था, इसलिए बिहार जो था सोरा का प्रमुख केंद्र था। उन्होंने भारत में निर्यात व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन किया, जिसे व्यापारिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। निर्यात व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, मतलब बाहर से चीजों को भारत में लाकर क्या करते थे, बेचते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब रही बात फ्रांसीसी कंपनी और आगे के चीजों को लेके, ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने सारा रूटीन डाल दिया है, इसी तरीके से आपका सारा सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। डेट याद कर लीजिए, सॉरी समय याद कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए, अगर सही से पढ़ना है तो, नहीं तो जैसे तैसे तो पढ़ ही रहे, ठीक है। सही से पढ़ेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा। मेरा मेंस है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग कुछ सीखे, 17वीं की अच्छी से तैयारी करें, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एंजॉय कीजिए, फिर आगे के क्लास में देखते हैं, और नहीं तो आज कुछ क्लासेस सस्पेंड रहेगी, ठीक है। बाकी आप लोग रूटीन रूटीन कर रहे थे तो मैंने रूटीन डाल दिया है, रूटीन मिल गया ना आप लोगों को, ठीक है। ऊपर जी में सर। रूटीन लिखा हुआ, पिन किया हुआ, फिर हाँ फिर से एक बार पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए, पिन किया हुआ रूटीन, देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से। बाकी ये क्लास जो है आपका रिकॉर्डिंग हुआ है, ये आपको यूट्यूब